सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अच्छा, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, तो सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 वाला संस्करण की। इसका फाइनल कहाँ पे खेला गया? गुजरात के राजकोट में, जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे। और फाइनल जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने पहली बार ये टाइटल जीता है। यहाँ पे उप विजेता कौन रहा? राजस्थान। जीता हरियाणा, उप विजेता राजस्थान रहा। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करोगे तो ये रहे सुमित कुमार, हरियाणा के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही है, सुमित कुमार। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें सबसे सफल टीम अभी तक कौन सी रही है? तो तमिलनाडु है, 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। इसका जो लास्ट संस्करण हुआ था 2022-23 वाला, उसमें विजेता था सौराष्ट्र। और अभी 2023-24 वाला लेटेस्ट एडिशन जीत लिया है हरियाणा ने, ये आपको याद रखना है। अब जो मैं आपको पॉइंट रिवाइज कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2023 में क्रिकेट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज होती हैं वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। एग्जामिनर इनमें से कैसा भी प्रश्न दे दे वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखो, देवधर ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता था किसने? साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराया था। मैं ये भी आपको बता रहा हूं कौन विजेता रहा था, साथ में उप विजेता कौन था ये भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जामिनर को प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल बनाना होगा तो वो विजेता नहीं पूछता, उप विजेता पूछ लेगा, रनर अप पूछ लेगा। जैसे कि दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था साउथ जोन ने ही। इसको हराया किसको था? वेस्ट जोन को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता किसने? सौराष्ट्र ने जीता था बंगाल को हरा के। और 59 नंबर की ईरानी ट्रॉफी, ये 2022-23 वाला संस्करण था, लेकिन हुआ 2023 में ही था। शेष भारत ने जीता था मध्य प्रदेश को हरा करके। और इसके बाद इसका 60वां संस्करण भी हुआ ईरानी ट्रॉफी का 2023-24 वाला। इसको भी शेष भारत ने जीता, लेकिन हराया सौराष्ट्र को था, ये जरूर याद रखना। और अभी लेटेस्ट नवंबर में आपका हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसको पंजाब ने जीता था। पंजाब का ये पहला टाइटल रहा, हराया था बड़ौदा को। और अभी हमने देख लिया विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 वाला संस्करण, हरियाणा ने जीत लिया है राजस्थान की टीम को हरा करके। तो ये मैंने आपको जो 7-8 प्रश्न करवाए हैं ना, इनको एक साथ ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। वैसे जब भी क्रिकेट का प्रश्न आएगा मैं बार बार आपको ये रिपीट कराता हूँ, तो भूलने तो मैं आपको नहीं दूंगा। बस शर्त यह है कि जब भी मैं आपको रिपीट कराऊं, रिवीजन कराऊं, तो साथ साथ बोलना करो। बोल लोगे तो आपको ये चीजें याद रहेगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और इस प्रश्न में मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा, तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनना। क्या है? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण ये कहां पे किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। सफल की फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। तो अभी 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, जिसका नाम है अस्त्र शक्ति 2023। यहाँ पे समर नाम से एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अब आप पूछोगे ये अस्त्र शक्ति नाम का जो अभी एक्सरसाइज हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज किया गया। और इसी में हमने ये समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इस एयर डिफेंस सिस्टम समर का हमने सफल परीक्षण किया है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम 2.5 मैक की स्पीड वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। मैक मैंने आपको कई बार बताया, साउंड की जो स्पीड होती है उसे हम मैक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो, साउंड की स्पीड से, ध्वनि की गति से 2.5 गुना अगर स्पीड से भी कोई मिसाइल जारी होगी तो उससे भी हम इसके थ्रू मार सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम में 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों से एक साथ मिसाइलों को दागा जा सकता है। अच्छा, हमने समर के बारे में जान लिया, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। हमने ये भी देख लिया पहली बार हमने इसका सफल परीक्षण किया। कहाँ पे किया? एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में इसका हमने सफल परीक्षण किया। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इस डिफेंस सिस्टम को बनाया किसने? तो वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड की 7BRD यूनिट ने इसको बनाया है। और मैंने आपको कहा था इस प्रश्न में मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा। तो एक प्रश्न तो ये हो गया हमारा समर वाला। अब दूसरा प्रश्न सुनो। तो यहीं पे, यानी कि ये जो युद्धाभ्यास हुआ अस्त्र शक्ति नाम का, यहीं पे हमारी भारतीय वायुसेना ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से सिंगल फायरिंग से एक साथ 4 लक्ष्यों को तबाह कर दिया। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कैसा करने वाला?
कि हमने एक ही शॉट मारा, एक ही बार फायर किया और एक साथ 4 टारगेट को हमने हिट कर दिया एक ही शॉट में। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया दुनिया का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूज का। मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। ये हमारी पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना। और इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। और इसका निर्माण किसने किया, इसको बनाया आप पता ही, आपको डीआरडीओ ने बनाया है। रेंज याद रखना आकाश मिसाइल की है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको आकाश मिसाइल के बारे में बताया। इसी प्रश्न में मैंने आपको समर नाम से जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी आपको बताया। अच्छा, एक बार डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो याद रखना हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रवासियों के योगदान और चुनौतियों का सम्मान करना। और इस बार की थीम है एक्ट टुडे। प्रवासी मतलब क्या समझते हो आप? ऐसा समझो जैसे कि भारत से कोई नागरिक है, वो अमेरिका में उसकी जॉब लग जाती है, फिर वो वहां चल जाता है जॉब करने और वहीं का होकर के रह जाता है, मतलब वहां बस जाता है। तो अमेरिका में उसे प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। उसी तरह से किसी और देश का, जैसे बांग्लादेश का हो गया, अमेरिका का हो गया, कोई व्यक्ति भारत में आके रहने लग जाता है और यहाँ आके बस जाता है, तो भारत में उसे प्रवासी कहा जाएगा। अच्छा, ये ध्यान देना, ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में पढ़ रहे हैं जो आप मना रहे हो 18 दिसंबर को। लेकिन भारत में भी तो एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। कब? 9 जनवरी को। पता है ना क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और क्या क्या जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में? एक तो ये याद रखना 2023 में इसका जो संस्करण है वो कौन सा था, यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। कहाँ पे मनाया था पूछेंगे तो इंदौर में। और उसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे ये पूछेंगे तो गुयाना देश के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली रहे थे। ये 2-3 फैक्ट इससे भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको याद करा देता हूँ, शायद आपके कभी काम आ जाए। ये तो आपको पता ही होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये याद है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये निकालना है आपको। तो राष्ट्रीय छोटा है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा है, तो 9 का हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तारीख तो 18 हो जाएगी। अब महीने में बात करते हैं। हमने कहा राष्ट्रीय छोटा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा होता है, तो 12 ही महीने होते हैं हमारे पास। जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर तक चलते हैं। तो सबसे छोटा महीना कौन सा? जनवरी का। सबसे बड़ा महीना कौन सा? दिसंबर का। तो देखो, साथ चलता है जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय के साथ चलता है दिसंबर। ऐसे ही आपको हिंट से याद हो जाएगा। और अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग। बाकी देखो, डेज वाला प्रश्न है तो दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जो हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, साथ साथ बोलना बस। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, बीएसएफ ने भी स्थापना दिवस मनाया था, और नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस होता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस था और सशस्त्र सेना झंडा दिवस था। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया, एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है, एक यूनिसेफ डे भी होता है इस दिन। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस था। अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। तो दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अभी पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन टॉप पे रहा? तो इसका भी उत्तर होगा हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार इसका आयोजन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहला एडिशन है। और याद रखना इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया जो चिड़िया होती है उसको। और इसमें टॉप पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा। इसने 40 गोल्ड जीते, 39 सिल्वर और 26 ब्रोंज जीते और टोटल 105 मेडल के साथ ये टॉप पे रहा। सेकंड पे उत्तर प्रदेश रहा, तो तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा। अब खेलो इंडिया गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो साथ में अब ये भी जानना चाहोगे कि अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, 5वां संस्करण था जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर था आशा, उसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी जो तीसरा संस्करण हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका शुभंकर था जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को।
और उसमें पहले स्थान पर रहा था कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन हुआ था, तीसरा संस्करण था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, उसमें पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर था। और अभी प्रश्न में हमने पढ़ा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ पहली बार, इसमें टॉप पे हरियाणा रहा। तो ये चारों पांचों प्रश्न मैंने एक साथ आपको बता दिए, यूथ वाला भी, यूनिवर्सिटी वाला भी, विंटर गेम्स वाले भी और ये पैरा गेम्स भी। अब इनको आप याद रखना, यहां से प्रश्न आए तो गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अभी 17 तारीख को आपके जो एग्जाम हुए, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, एमपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था और उड़ीसा में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, मैंने आपसे पूछा था कि आपका एग्जाम कैसा गया। हम जो करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं, जो आप समय देते हो, उसमें से प्रश्न आपके बैठे नहीं बैठे, मुझे जरूर बताना। तो आप सभी का बिल्कुल पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम किया, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा, मैं आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ाता हूँ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो उसी की बात कहूंगा कि हम जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो क्वेश्चन आपके आए भी सही एग्जाम में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही लोग बोल रहे हैं। ये कमेंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो का हम टारगेट रख रहे हैं 5000 लाइक का। आप में से प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को आज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी हमारी मेहनत पहुंच सके। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज अभी प्रश्न आ रहे हैं, नोबेल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछे गए उड़ीसा के एग्जाम में। तो अगर वो ट्रिकी वाला वीडियो आपने देखा होगा तो फटाक से आंसर कर दिया होगा। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप मुझे बताओगे कि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो और वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने ITF विश्व चैंपियंस पुरस्कार 2023 को जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका ने। ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 की हम बात कर रहे हैं। पुरुषों में ये पुरस्कार जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया देश के टेनिस प्लेयर हैं और 8वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। महिलाओं में अगर बात करेंगे तो आर्यना सबालेंका ने ये पुरस्कार जीता, इन्होंने तो पहली बार जीता है। ये कहाँ की टेनिस प्लेयर है? बेलारूस की है। और अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि अभी वर्ष 2023 के लिए ATP रैंकिंग आई है और इसमें टॉप पर रहे कौन? नोवाक जोकोविच। और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि 8वीं बार उन्होंने पहली रैंक इसमें हासिल की है। और महिलाओं की रैंकिंग में बात करेंगे तो ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, वो टॉप पे रही थी। अब देखो, टेनिस की यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आपको क्या रिवाइज कराऊंगा? साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। मेन सिंगल किसने जीता, वुमेन सिंगल किसने जीता, दोनों हम देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। इसमें मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस की है। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की है। फिर हुआ था विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल जीता था कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं और इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को था। वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता था, ये चेक रिपब्लिक की है। और जो लास्ट वाला हुआ था US ओपन, उसमें मेन सिंगल फिर से नोवाक जोकोविच ने जीता और वुमेन सिंगल जीता कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिकी है। कई बार आपसे ये पूछ लेगा स्टैटिक बना करके कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला और US ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, तो विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है, ये याद रखना। और अभी आपने पढ़ा होगा कि भारतीय टेनिस प्लेयर है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गई है। और सिमोना हालेप का बारे में आपको हमेशा बताता हूं, अभी डॉप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई और ये 4 साल का प्रतिबंध लग गया इन पे। ये किस देश की है पूछ सकता है एग्जामिनर, रोमानिया देश की टेनिस प्लेयर है ये। और 2 कप जरूर याद रखना, एक डेविस कप होता है जो कि पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, अब इसको इटली ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और एक फेड कप होता है, फेड कप का वैसे नाम बदल दिया, बिली जीन किंग कप इसको बोलते हैं अब। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, अभी स्पेन में हुआ था, इसको कनाडा ने जीता इटली को हरा करके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट बताए मैंने आपको, वैसे बार बार यही चीजें बताता हूं मैं आपको ताकि आपको ये चीजें रट जाए। अभी आपके जो एग्जाम हुए वहां पे स्टूडेंट ने मुझे बताया, इतनी बार आपने रिवीजन करा दिया, रिपीटेशन करा दिया कि ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रश्न पढ़ते हैं और आंसर अपने आप दिमाग में आ जाता है। आपकी आवाज चलती है एग्जाम में, मेरी आवाज सुनाई देती है उनको एग्जाम में। ये कैसे होता है? क्या मैंने कोई भभूति दे दी उनको, कोई जादू मंत्र कर दिया? नहीं, हमने मेहनत की है, मैंने भी की है, मेरे साथ साथ आपने भी की है।
मैं बार बार रिवीजन करके बुलवाता हूं और आप बोलते हो, बोल दोगे तो ये चीजें आपको याद होंगी। अब भी अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब अगला प्रश्न है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया। कहां पे? नमो घाटी वाराणसी में। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की एक पहल है और इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया शिक्षा मंत्रालय को, जबकि कार्यान्वयन एजेंसी यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत के लोग जब एक साथ यहाँ पे आएंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, तो आपस में एक दूसरे के बारे में जानेंगे, आपस में एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे, जिससे इन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में संबंध और मजबूत होंगे। वैसे ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब इसका पहला चरण हुआ था ना तब भी हमने पढ़ा था। ये इस बार इसका दूसरा चरण हो रहा है, तो इसका उत्तर वाराणसी है। अच्छा, वाराणसी कई बार आपके न्यूज में रहा होगा। आज मैं क्या करता हूँ, वाराणसी से जितने भी संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। जैसे कि आपको याद होगा, अभी पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ का आयोजन हुआ था वाराणसी में। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। काशी तमिल संगम हमने पढ़ ही लिया, वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा ये वाराणसी और डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी थी इन दोनों के बीच में, और उस क्रूज का नाम था गंगा विलास। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनाई गई थी वाराणसी को, और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर ये वाराणसी ही है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर वाराणसी, इनको ध्यान में रखना। आपके लिए स्पेशल बना के लाया हूं ये शीट में, ताकि इससे संबंधित सारे प्रश्न एक साथ आपके कवर हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी 17 दिसंबर 2023 को हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संगोष्ठी का उद्घाटन किया, और इसकी थीम भी रखी गई वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता। वसुदेव कुटुंबकम आपको याद होगा, G20 समिट का आयोजन हमने किया था इस बार, और हमारी थीम यही थी वसुदेव कुटुंबकम। अंग्रेजी में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, ये भी याद रखना कि इस बार जो ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका पार्टनर स्टेट कौन है? भागीदार राज्य असम है। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत 1989 से होती है, और इसको राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा मिला था 2002 में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला इसे 2016 में। तो उसके बाद 2019 में ये त्यौहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। अभी अप्रैल 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। मतलब अब आप कहोगे कि 2023 में तो अभी ये यहाँ पे हो रहा है ना, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। देखो, भारत में तो हर साल यहीं पे होता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लेकिन अब इसे विदेशों में भी मनाया जाता है। तो विदेशों में कहाँ मनाया गया? इस बार हमने मनाया ऑस्ट्रेलिया में, और उसी तरह से याद रखना अगली बार 2024 में अमेरिका में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारत में तो यहीं पे होगा, भारत में भी होता है और विदेशों में भी होता है। भारत में तो यहीं पे कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन होता है हर बार। साथ में ये पॉइंट भी याद रखना, पहला अंतरराष्ट्रीय गीता पार्क का स्थापना कहाँ पे की गई? ब्रैम्पटन कनाडा में। अच्छा, गीता से आपको एक प्रश्न याद आएगा, अभी गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। और आपको याद है ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था, शायद RAS का एग्जाम हुआ था, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है ये, यहाँ पे ये प्रश्न आया था। अच्छा, यहाँ पे 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद है अभी बंगोत्सव का आयोजन ये हुआ था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन हुआ। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, लैंडर फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे हुआ। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार का आयोजन हुआ उड़ीसा में। बोनालू उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल भी होता है जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव हमने मनाया था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल या नागालैंड का है। केर पूजा महोत्सव का आयोजन होता है त्रिपुरा में। अभी बिहू फेस्टिवल का आयोजन हुआ था असम में। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव, ये याद रखना, पहली बार हुआ ये कहाँ पे? गोवा में। गोवा में लुसाफॉन महोत्सव आप मनाते हो।
एंथुरियम महोत्सव, ये प्रश्न हमने पढ़ा था, अब आपको याद नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो थोड़ा अजीब भी है इसलिए। मिजोरम आंसर होगा, याद रखना। और बन्नी उत्सव का आयोजन ये होता आंध्र प्रदेश में। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपके लिए लेकर के आया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो आंसर होगा कुवैत। तो अभी कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भी बीमार थे, और ये बीमार थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे, और अब जाके इनका निधन हो गया। कुवैत की बात है तो ये रहा मैप में कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी होती है, और करेंसी है कुवैती दिनार। और ऑयल रिजर्व के लिहाजा से आप देखोगे तो कुवैत ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बने? तो आंसर होगा रूवेन अजार। तो इसराइल ने भी रूवेन अजार को भारत में अपना नया राजदूत बनाया। ये नाओर गिलोन का स्थान लेंगे। इतना नहीं पूछेंगे, बस इनका थोड़ा सा नाम याद रख लो अगर पूछेंगे तो, कि रूवेन अजार इनका नाम है। बाकी जानते हो, डेविड कैमरन ब्रिटेन में नए विदेश मंत्री बने। माइक जॉनसन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने। और डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने 78th सेशन के। एग्जाम में एक बार पूछा गया था अभी, किस देश के हैं ये? त्रिनिदाद और टोबैगो। अच्छा, इजराइल से याद आएगा एक तो आपको, कि अभी हमास ने जो इजराइल पे हमला किया था उसको कोड नेम दिया था ऑपरेशन अल-अक्सा, और उसी के खिलाफ या उसी के बदले में इजराइल ने जो हमास पे हमला किया उसको क्या नाम दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने हमारे नागरिकों को वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसको नाम दिया ऑपरेशन अजय। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके धमाकेदार हैं, और वीडियो अगर आपको धमाकेदार लगा है तो अब आपकी बारी है धमाका करने की। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी स्टडी ग्रुप में आपको फैलाना है। डेली मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन भर मेहनत करता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ। आज थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, 2 मिनट रुक करके, 2 मिनट समय दे करके मेरे लिए। मेरी पूरे दिन की मेहनत के बदले 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ना। जहां जहां आप इसे शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर जरूर करो। और हमारे आज की वीडियो का टारगेट मत भूलना, 5000 लाइक का, ये आपको पूरे करने में मदद करनी है। तो आपका लाइक हमारे लिए बेशकीमती है, उसे व्यर्थ ना जाने दें, वीडियो को लाइक करें। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकें इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके लिए क्विज बनाते हैं हम। कहाँ पे? आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम यूज करते हैं तो उसका लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई है उमा शेखर। किसने विजनरी लीडर आइकॉन 2023 पुरस्कार को जीता? डॉक्टर श्रीनिवास नाइक। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया? कृत्रिम। भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमेन्ड एयर व्हीकल का सफल परीक्षण किया? कर्नाटक। गुजरात में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया? सूरत। किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार मिला? सविता लाडेज। और अभी हुरुन की टॉप 100 अंडर 30 की सूची आई, उसमें टॉप पर रहे कौन? केवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा जेप्टो के संस्थापक है। भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? आईआईटी कानपुर। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.7%। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा रहा? तो आंसर होगा, तो सही उत्तर था शांति निकेतन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।